लेट मी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप किसको बोलते हैं और होता क्या है? तो अभिनव सर के वीडियो से कुछ तो आइडिया लगा होगा आप लोगों को, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई विल स्टार्ट विद वंश मसरानी। वंश, आपने क्या सीखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में? Ma'am, number of electric fields normally passing through the surface is known as electric. It is the measure of electric field lines passing normally through a given surface is known as electric flux. Number of electric field lines passing normally through a surface, through a given surface, is known as electric flux. But this is a qualitative definition of electric flux. Qualitative definition. कशिश पटेल, कशिश आपका आज पहला क्लास है? कशिश, आपका नेट बहुत खराब है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है प्लीज नेट स्विच कर लीजिए, वरना इस हिसाब से आपकी नेट क्लासेस नहीं हो पाएगी। दूसरा, कशिश, आपको अपना फुल नेम लिखना है और उसके एंड में वीबी लिख देना है। कशिश पटेल एंड Yes, ma'am. एंड कर दीजिए लास्ट में, राइट? ऑल राइट कशिश, तो हो सकता है बहुत चीजें आपको समझ ना आए आज की क्लास में। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, हम चैप्टर खत्म करने की तरफ है, तो इट माइट बी पॉसिबल चीजें आपके लिए बाउंसर्स जाएं। तो जब बाउंसर जाने लगे तो बता देना, मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी आज की क्लास में तो बढ़िया है, नहीं कर पाऊंगी तो मैं आउट ऑफ द क्लास आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगी कि हाउ यू शुड गो अबाउट इट। कथन एंड यात्रिक, आप लोगों ने अटेंड किए बैकअप क्लासेस? यस यू डिड, गुड। चलो आपको समझ आएगा अब, बेटर समझ आने लगा। मैंने वो वीडियो लेक्चर्स देख लिए थे, सिद्धार्थ सर ने मुझे भेजे थे। वीडियो लेक्चर देख लिए तो वन एंड द सेम थिंग, बैकअप अटेंड कर लो या वीडियो लेक्चर देख लो, दोनों एक ही बात है। गुड, ऑल राइट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थोड़ा डेफिनेशन तो सर ने क्वालिटेटिवली ऐसा दे दिया था, फिर उसको क्वांटिफाई भी किया था, मैथमेटिकली भी बताया था। यस मृदुल, क्या बताया था मैथमेटिकली? मैम, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। Scalar product of electric field and area vector is known as electric flux, right? Anya, A dot B vector, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे, what is this A dot B equal to? AB cos theta. AB cos theta, तो यहाँ पे E dot A किसके बराबर हो जाएगा आन्या? EA cos theta. EA cos theta. आन्या, वहां पे जब हम थीटा लिखते थे दैट वाज द एंगल बिटवीन E एंड B वेक्टर, यहाँ पे थीटा क्या होगा? Between E and A vector. एंगल बिटवीन E एंड A वेक्टर, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो व्हाई आर वी ट्रीटिंग इट एज वेक्टर? हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करने के लिए या फिजिक्स में बहुत सारी चीजों की स्टडी करने के लिए जब कहीं पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस स्केलर क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं सो दैट हम उसको इजीली पढ़ सकें। ये एरिया वेक्टर को भी हमने स्केलर था लेकिन इसको वेक्टर बना दिया, जिसमें एरिया का मैग्नीट्यूड तो उसी सरफेस के एरिया के बराबर होता है एंड डायरेक्शन ऑलवेज कोरिस्पॉन्ड्स टू नॉर्मली आउटवर्ड्स। डायरेक्शन कोरिस्पॉन्ड्स टू नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो अगर मैं इस सरफेस की बात कर रही हूँ, एरिया वेक्टर वुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स। So area vector has a magnitude same as that of the surface area of that particular geometry, and the direction would be normally outwards. The direction would be normally outwards. ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड A और डायरेक्शन के लिए लगा देंगे n कैप। हर्ष, ये n कैप हमेशा कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मली आउटवर्ड्स। परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोलूं या नॉर्मली आउटवर्ड्स, वन एंड द सेम थिंग, राइट? गुड। नेक्स्ट, ये एरिया वेक्टर की बात हुई। इसके आगे चलें तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, डायमेंशन, ये भी फटाफट डिराइव कर देते हैं। भव्यदीप, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट
याद करो, फोर्स पर यूनिट चार्ज फॉर्मूला था, उससे हमने यूनिट डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। कथन पटेल, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? यस मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट एक सेकंड। याद करो, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या था कथन? यस, फोर्स का हाँ, फोर्स का यूनिट क्या न्यूटन, होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट कूलम। कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। यस, राइट। एरिया का यूनिट, नमन शाह, एरिया का SI यूनिट क्या होता है? VM PM नहीं होता है। एरिया का यूनिट, कम ऑन यार, एरिया का यूनिट नहीं बता सकता? जिनांश, एरिया का यूनिट? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। नमन, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट वुड बी मीटर स्क्वायर। आदित्य छनियारा, कॉस थीटा का यूनिट? आदित्य छनियारा, कॉस थीटा का यूनिट? रेज हैंड कर रखा, बोलो भी तो सही। वासव, रेडियन। कुछ नहीं। कुछ यूनिट नहीं होता है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस रेशियो। कॉस थीटा हैज नो यूनिट। सो फ्लक्स का SI यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इससे मैं इसके डायमेंशंस डिराइव करवाऊं, तो डायमेंशंस भी याद रखने के लिए बोले थे मैंने। पूर्वा, ये न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2 -2। मीटर की वजह से लग जाएगा L²। चार्ज का डायमेंशन, वेदांत त्रिवेदी, चार्ज का डायमेंशन 80। excuse me, 80. So it would be ml³ T⁻³ A⁻⁻1। सॉल्व करोगे तो फ्लक्स के डायमेंशन आ जाएंगे ml3 T⁻³ A⁻⁻1। ये फ्लक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 0 का मतलब होता है जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइंस लीव कर रही है। पॉजिटिव का मतलब फील्ड लाइंस एंटर होती हुई दिख रही है, और नेगेटिव का मतलब फील्ड लाइंस लीव होती हुई दिख रही है। इसका सिग्निफिकेंस, ये किसके बेसिस पे हम बता सकते हैं 0, पॉजिटिव और नेगेटिव? डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा अगर 0 to 90 डिग्री के बीच में हो, फ्लक्स इज पॉजिटिव। थीटा अगर 90 डिग्री हो, फ्लक्स इज 0। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो फ्लक्स इज नेगेटिव। फ्लक्स इज दैट क्वांटिटी विच इज अ नेगेटिव स्केलर। ये नेगेटिव स्केलर है। नेगेटिव स्केलर का मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि वर्क डन कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0, बट पावर कैन ओनली बी पॉजिटिव और 0। पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन फ्लक्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए इसको नेगेटिव स्केलर भी बोला जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, अब सिंस एंगल के बेसिस पे, थीटा के बेसिस पे हमने ये बता दिया, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने अगर वैसे तो वीडियो देखा हुआ है, फिर भी लेट मी होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ यू। मान लीजिए आपकी स्क्रीन पे अभी मैं देखूंगी, डर मत जाना, ठीक है? और या सो मान लीजिए आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है आपको मेरे पढ़ाए हुए में। सो लोगों को क्या करते हैं, जब कोई आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म करता है और उसमें मजा नहीं आता, टमाटर फेंकने लगता है उस पे, बॉटल्स, अंडे, जो जो खराब चीज होती है वो वहां पे फेंकने लगता है। ऐसा देखा ना? और ये मैंने एक शील्ड यूज की, कागज, जो कि ज्यादा देर टिकने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू सेव माई सेल्फ, राइट। कंसिडर इज इट एज योर गिवन सरफेस, ठीक है? और आप जो पत्थर फेंक रहे हो मेरी तरफ, ये टमाटर फेंक रहे हो मेरी तरफ, दोज आर द फील्ड लाइंस एंटरिंग दिस सरफेस, राइट। अगर मैं इसको सीधा ऐसे आपकी तरफ होल्ड करके रखूं,
सीधा आपकी तरफ होल्ड करके रखूं तो एरिया वेक्टर और आपकी फील्ड लाइंस में जो एंगल बन रहा होगा वो या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री बन रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज फ्लक्स का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैं सबसे ज्यादा सेफ इस पार्ट में हो पाऊंगी, ऐसे ऐसे रख रखा है। बट मान लो मैं बहुत होशियारी की, मैंने अब मेरे को सेव करना है। अब बताओ, कुछ नहीं, मुंह पे पड़ेंगे आके सीधे। क्यों? इसमें देखो, इस केस में एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और पत्थर मेरी तरफ, टमाटर मेरी तरफ आ रहे हैं, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बना? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू कितना? 0। यस, Zero. फ्लक्स का वैल्यू वुड बी 0 मिनिमम। सबसे कम प्रोटेक्शन मिलेगी मुझे, मेरे को ऐसे शीट करके रख, राइट। दिस इज द मेथड। ये यहाँ पे मुझे मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है तब व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। और सबसे मिनिमम फ्लक्स मुझे कब मिलेगा? जब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, राइट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? राइट, डन, ऑलराइट। मैंने मैथमेटिकली आपको पहले ही बता दिया था, और अब थोड़ा ये विजुअलाइजेशन जो हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं उसकी तरह से करने के लिए हमने ये ट्राई कर लिया। कमिंग बैक टू माय पेपर, पेपर क्या कहता है? पेपर के मैथमेटिक्स के हिसाब से ये आ गया हमारा पार्ट जो भी हमने करना था। इसके बाद अपने को आते हैं गॉसेस थ्योरम, जो फ्लक्स से ही डील करता है, बट तब भी हमें वो बताना जरूरी है गॉसेस थ्योरम क्यों यूज किया गया। उसके लिए मैं आपको नोट्स में लेकर चलती हूँ। गॉसेस थ्योरम का यूज बताने के लिए आई वुड टेक यू बैक टू दी नोट्स। नोट्स में आपको एकदम 1.6 के एंड में सॉल्व एग्जाम्पल मिल रहे होंगे, 1.6 के एंड पे। Yes. राइट, 1 सेकेंड ना, मेरे Yes, खुद के मिल रहे नोट्स, मेरे खुद के नोट्स को ले तब बताऊं ना मैं। सो देयर वी गो। आप एग्जाम्पल नंबर 48 है कि 46 है, उन दोनों में से कोई है, 48 या 46। देखिए कौन सा वायर वाला क्वेश्चन है। ये 46 है, 46। मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर भी करती हूँ। दिस इज एग्जाम्पल 46, जहां पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, जितने की हम बात कर रहे हैं, वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। जब ऐसा बोला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से निकालनी होती है, क्योंकि आप लोगों ने सीखा हुआ है एक चार्ज हो तो फॉर्मूला सीधा सीधा है kc/r² इलेक्ट्रिक फील्ड का। 2 चार्जेस डाइपोल के जैसे हो वो भी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 3 हो तो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, चलो लगाते जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट व्हाट अबाउट व्हेन चार्जेस आर इनफाइनाइट? व्हेन चार्जेस आर इनफाइनाइट, इतने ज्यादा चार्जेस हो जाए और हमें तब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़े, तो उस सिनारियो में आप देखो, ये इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के किया है कि इन्होंने एक डीक्यू चार्ज को कंसिडर किया, स्मॉल चार्ज को, फिर उसको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसके कंपोनेंट्स किए, कंपोनेंट्स करने के बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन करने के स्टेप्स देखो, गुज 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 गुज। यही सेम डेरिवेशन हम बेसिक इंटीग्रेशन, वो एक्चुअली इंटीग्रेशन भी नहीं है, बेसिक फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं। यही सेम चीज जो कि हम करते हैं 1.6 में, यही सेम चीज हम 1.6 में करते भी हैं डिराइव। ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज इट। ये वाला पार्ट वही पार्ट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसमें आपको दिख अभी भी डिफिकल्ट हो सकता है आपने, क्योंकि अभी तक किया नहीं है, लेकिन वंस यू डू इट एंड यू स्टार्ट टेकिंग द अदर मेथड इन कंसिडरेशन, यू विल फील गॉसेस थ्योरम ने आके लाइफ बहुत इजी कर दी है। गॉसेस लॉ यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्जेस, लेट्स से
इनफाइनाइट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इजी नहीं है बॉस। हमने डायपोल्स भी जब किए हैं, दो चार्जेस के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के डिफिकल्टी आ रही थी लोगों को, इक्वेटोरियल पॉइंट के डेरिवेशन नहीं आ रहे थे। इक्वेटोरियल पॉइंट का जब डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो आप सोचो इनफाइनाइट चार्जेस के लिए अगर मुझे लगाना पड़ जाए, हाउ डिफिकल्ट माई लाइफ वुड बी। हर्ष मानते हो मेरी बात? राइट, हर्ष तो मानता है, कथन मानता है, मृदुल मानता है, पूर्वा मानते है, बाकी लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। ये थम्स अप से ना चलाऊं नमन, आज मैं ना चलाऊं, नॉट फेयर। मेरी आधी तबीयत पता है इसी की वजह से खराब हो जाती है, मुझे लोगों की शक्लें ही नहीं दिखती है यार, स्क्रीन ऐसे ब्लैंक ब्लैंक हुए, ऐसे कैसे चले यार। मैं ऐसे करके बैठ जाऊंगी, देख लो, करते रहो, जाओ पढ़ लो। मैम पर अभी भी दिख रही है आपकी शक्ल। मेरी शक्ल नहीं दिख रही है कि मेरी शक्ल दिख रही है? अक्षत मैं ऐसे बोलती रहूं चलेगा आपको? मैं लिखूं ना कुछ बोर्ड पे तो चलेगा? नो मैम। नहीं चलेगा ना, ऐसा मुझे भी ना चले। वीडियो तो ऑन रहू જોઈએ कि प्रियांशी और आन्या फिर भी बात नहीं सुनते, रेनी भी बात सुनती नहीं है मेरी, वासव नहीं सुनता है मेरी बात, ये नाम ले लेके बुलाना पड़े मुझे लोगों को। प्रियांशी गायब है लड़की, प्रियांशी, प्रिया गाना गवा देती है मेरे से पूरा ये लड़की। ऐसा नहीं कर यार, आई डोंट सिंग गुड, प्लीज। लोग भाग जाएंगे। अक्षर आप क्या करोगे? ओ कहाँ ना है, कहाँ ना है, ओ माय गॉड कहाँ ना है। मैं चलते चलते है ना 2-4 के वीडियो स्पॉटलाइट कर देने शुरू कर देती हूँ, मजा आएंगे फिर, है ना? ऐसा आप लोगों को फील हो जाओ आई एम द लाइमलाइट ऑफ द डे। नहीं मैम चलेगा, नहीं चलेगा, ऑलराइट। तो प्लीज वीडियो ऑन करके बैठो, नहीं तो मैं ऐसा ही करूंगी बदला लेने के लिए। जब आप अपने सबसे खराब पोजीशन में होगे मैं उस टाइम पे स्पॉटलाइट कर दूंगी, ध्यान रखना। एंड दिस थिंग इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, हाँ लाइव ये रिकॉर्ड होता है पूरा का पूरा, सो डोंट मेस विद मी, ओके? ऑलराइट, अक्षर गायब हो गए तुम। अक्षर, ये अक्षर और प्रियांशी बहुत नखरे करते हैं यार, बहुत नखरे। ऑलराइट, ऐसी स्क्रीन है तो पढ़ाने में मजा आए, वरना ऐसा लग रहा है मैं कंप्यूटर से बात करे जा रही हूँ। और हर्ष से, हर्ष ही ऐसा है, बाकी वो वीडियो ऑन रखता है पूरे टाइम, तो हिम्मत बनी रहती है मेरी, राइट? चलो गॉसेस थ्योरम का मैंने आपको जैसे बताया कि इट इज यूज्ड वेयर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर आर वेयर चार्जेस आर नॉट ट्रीटेड एज डिस्क्रीट, दे आर ट्रीटेड एज अ शीट ऑफ चार्ज। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल चार्ज, दो सिंगल चार्ज, ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे होगा ये पूरे शीट पे चार्ज है, पूरा शीट भरा हुआ है चार्जेस से। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? इसमें 3 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर सिर्फ वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, अगर पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर पूरे के पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप मान लीजिए ये जो स्केच पेन है मेरे पास, ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे पूरे के पूरे चार्जेस हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसके पूरे सरफेस पे ऊपर चार्ज है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज अंदर भी भरा हुआ है और बाहर भी भरा हुआ है, पूरा का पूरा चार्जेस से बना हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चार्ज कैलकुलेट करना इजी होता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनफाइनाइट चार्जेस भी हो सकते हैं हमारे पास, हम इतने चार्जेस के साथ डील करें। सो जब अगर इजी नहीं है तो व्हाट डू वी डू हियर? तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आप लीनियर के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लो,
सरफेस के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल लो और वॉल्यूम के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो। मतलब एक एक यूनिट में कितना है, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज और एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज। चार्ज पर यूनिट लेंथ is known as linear charge density denoted by lambda. Charge per unit area is known as surface charge density denoted by sigma, and charge per unit volume is denoted by volume charge density denoted by rho. This is linear charge density. Surface charge density and volume charge density. ये तीन हमारे वो हो गए हैं वेरियस कैटेगरीज। मतलब अब अगर मेरे को कोई बोले ना 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है मैडम, लैम्डा। चार्ज कंटेन्ड इन 1 यूनिट लेंथ इज लैम्डा। 2 यूनिट लेंथ में 2 लैम्डा, 3 यूनिट लेंथ में 3 लैम्डा, 4 यूनिट लेंथ में 4 लैम्डा, L यूनिट लेंथ में L लैम्डा। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, राइट। ये भी एक्सरसाइज मैंने की है, थोड़ी देर बाद मैं आपसे करवाने वाली हूँ, सो बी रेडी फॉर इट, राइट। अभी मैंने आपको बता दिया पर यूनिट लेंथ में लैम्डा, पर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा और पर यूनिट एक वॉल्यूम में चार्ज रो, राइट। नेक्स्ट, इनके एसआई यूनिट्स, अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करूं तो वंश मसरानी चार्ज का एसआई यूनिट कूलम और लेंथ का मीटर, तो कूलम पर मीटर। नमन शाह चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, एरिया का मीटर, खाली मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फिर से गलती कर दी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। भव्यदीप चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, राइट है, तो कूलम पर मीटर क्यूब, गुड। नेक्स्ट, डायमेंशंस लिखते हैं। इसके बाद हम डायमेंशंस लिखने जाएंगे तो लैम्डा का डायमेंशन, ये फिर से वेदांत बताएगा। वेदांत, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80. 80। चार्ज का डायमेंशन इज 80, लेंथ की वजह से L, सो इट वुड बी L रेज टू -1 80। यहाँ पे आ जाएगा L रेज टू -2 80, and this would be L raised to -380. ये हमें तीनों चीजें मालूम होनी चाहिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इसके बेसिस पे हम लिख देते हैं गॉसेस थ्योरम। अब गॉसेस थ्योरम मैं स्टेटमेंट वाइज लिखने जाऊं तो स्टेटमेंट वाइज बड़ा ही इजी बनता है अगर आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आता हो। मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर ढंग से आता हो तो स्टेटमेंट लिखना इजी हो जाता है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ गॉसेस थ्योरम, या गॉसेस लॉ भी बोल सकते हैं हम इसको। किसी ने अगर लर्न कर रखा है तो रेज हैंड कर सकता है, वरना मैं आज पूरी मेरी कोशिश रहेगी क्लास में मैं ये लर्न करवा के ही आपको भेजूं। नहीं, ऑल राइट, मैं लर्न करवा के भेजूंगी फिर अगर आपको याद नहीं है तो। सो मैं अगर सर्फ ये मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करूं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखता है कि इंटीग्रल में लिखते हैं हम E.ds, सामने होता है 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड, और यहाँ पे मैं इसको स्टेटमेंट के साथ रिलेट करने के लिए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस भी लिख देती हूँ। अगर ये E.ds है तो हम इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। अगर इंटीग्रेशन ds के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो सरफेस इंटीग्रल। dl होता तो लाइन इंटीग्रल, dv होता तो वॉल्यूम इंटीग्रल।
ठीक है, ds है तो इसीलिए सरफेस इंटीग्रल बोला जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है वो बनेगा द सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल? इलेक्ट्रिक फील्ड का। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी बोल देते हैं लोग कुछ बार, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी over a closed hypothetical surface, over a closed hypothetical surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface, is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. फिर से मैं बोलती हूँ, the surface integral of electric field intensity, the surface integral of electric field intensity over a closed hypothetical surface also known as Gaussian surface, या hypothetical surface को हम Gaussian surface भी बोलेंगे, over a closed hypothetical surface in free space, वैसे फ्री स्पेस नहीं भी बोलते हैं तो चलता है, लेकिन लिख देना इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times, 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. One by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. This is Gauss's theorem. मैम Yes. ओवर अ क्लोज्ड बाय के बाद क्या लिखा है? इसके बाद फर्स्ट लाइन में ओवर अ क्लोज्ड के बाद सेकंड लाइन का स्टार्टिंग है हाइपोथेटिकल, ना? हाइपोथेटिकल बाय नहीं है, HY है, हाइपोथेटिकल सरफेस, over a closed hypothetical surface. The surface integral of electric field intensity over a closed hypothetical surface, also known as Gaussian surface, in free space is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. All right. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया ये गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट एटलीस्ट। ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ना लगाना पड़े तो मैं क्या यूज करूं? गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्यों अच्छा है? बिकॉज इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री to make our calculations easier. It uses the concept of symmetry to make our calculations easier. मैम Yes. मैम फॉर्मूला में Q के बाद क्या लिखा है मैम? Q enclosed, ENCL. ओके मैम। Q net भी लिख सकते हो, Q enclosed भी लिख सकते हो, दोनों चलता है। Done? समझ आया स्टेटमेंट? ऑल राइट, I'll select 5 people randomly. वो 5 लोग जब तक स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं बोल देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाली।
मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे पॉज कर, आपने इतनी जल्दी कवर कर लिया, मुझे तो लगा आधा घंटा लोगे क्लास का, लेकिन नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो गया है। सो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है कवर करने के लिए वो है सिग्निफिकेंस, जो 1.6 का पहला पार्ट है, और जो लास्ट वीडियो आप देख के आए हो 1.6 पार्ट 1 का वीडियो, सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस थ्योरम, उसमें कुछ मेन पॉइंट्स आप लोगों ने किए होंगे। मैं सारे रिव्यू नहीं करवाऊंगी, अगर आपको कोई डाउट हो आपकी साइड से आप मुझे पूछ सकते हो, बट पहले मैं जो पॉइंट्स रिव्यू मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है क्लास को आगे लेकर जाने के लिए वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग, ये जो हमने E.ds लिखा है, यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds जो है वो एरिया वेक्टर का स्मॉलर एलिमेंट है, वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर, ds है इसके लिए। अब E into A, E.A एरिया वेक्टर अभी अभी हमने सीखा था, इट इज इक्वल टू फ्लक्स, तो ये भी एक्चुअली फ्लक्स के बराबर ही है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अपनों से कई बार क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ट्रू। ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स ऑन? इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज enclosed within the Gaussian surface. The flux depends on charge enclosed within the Gaussian surface. Also, it depends on the orientation of the surface, but it also depends on the charge enclosed within the Gaussian surface. तो आपको जो सेशन 1.6 में जाते ही पहले ग्राफ मिलेंगे, वो पहले ग्राफ ये क्लियर कर देंगे। पहले जो दो ग्राफ्स मिलते हैं 1.6 में आते ही, वो दो ग्राफ्स में आपके साथ शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पे। वो ये ग्राफ यही चीज कवर कर रहे होते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। बट अगर मैं बात करूं चार्ज और फ्लक्स की, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। दूसरा जो एक बहुत अच्छी चीज हमें गॉसेस थ्योरम से मिली है, मान लीजिए ये आपका एक गॉसियन सरफेस है क्लोज्ड, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। 3 मैंने अंदर रखे, 2 मैंने गॉसियन सरफेस के बाहर रखे। तो फ्लक्स वुड बी ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स वुड बी ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उसकी वजह से होगा। बट अगर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी हो और मैं ये गॉसेस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रही हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू बोथ ऑफ देम, चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ये गॉसेस थ्योरम से बहुत अच्छा टूल हमें मिला है कि भले मैं फॉर्मूला में सिर्फ एनक्लोज्ड चार्जेस कंसिडर कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो दोनों की वजह से मिलेगी, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, क्योंकि इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से आ जाता है। तभी तो इनफाइनाइट चार्जेस की वजह से ढूंढ पाते हैं, वरना पॉसिबल नहीं होता ढूंढना। ये हम ढूंढ इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि सिमेट्री का यूज हुआ है इसमें, ठीक है। बाकी लॉ कैसे बना, कहाँ से बना, ऐसा ही क्यों बना, वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ आज, मेरे को खुद को नहीं आता है वो सब। लॉ पता है मुझे, उसका एप्लीकेशन मुझे पता है, आई नो हाउ टू यूज इट, आई नो वेयर टू यूज इट, बट आई डोंट नो हाउ डिड इट कम देयर, वो सिर्फ गॉसेस भाई साहब को पता है, ठीक है, आप उनसे जाके पूछ सकते हो, नॉट मी, आई एम नॉट द राइट पर्सन, राइट। सो मूविंग अहेड, गॉसेस लॉ में ये चीजें आपको आ रही थी। दूसरा जो हम सरफेस कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं, हाइपोथेटिकल सरफेस है। Gaussian surface is not a surface which is actually existing, it is a hypothetical surface. हम assume करते हैं कि वो present है, वो actually वहां पे है ऐसा जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद आपको जो मेन पॉइंट आना चाहिए था वो ये है रूल्स Gaussian surface लेने के, कि हम कोई भी चीज कोई भी जगह पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो कौन से Gaussian surface लेने चाहिए, हमें कैसे लेना चाहिए, तो उसके लिए वो रूल्स भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, आपके नोट्स में दे रखे होंगे ये रूल्स टू चूज Gaussian surface. Gaussian surface must be a closed surface. Gaussian surface must be a closed surface. Next, Gaussian surface should be chosen
whose surface area is known to us. मतलब ऐसे सरफेसेस चूज करो जिनका एरिया मालूम हो. जैसे स्फीयर का मालूम है आप लोगों को. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर. क्यूब वॉल्यूम में आता है दोस्त, आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर, राइट. फिर क्यूब का एरिया मालूम है आप लोगों को. एक क्यूब वो भी वॉल्यूम है. 6L स्क्वायर होता है क्यूब का एरिया. हाँ, वॉल्यूम की बात कर रहे हो. नेक्स्ट, सिलेंडर का एरिया मालूम है आप लोगों को. कर्व्ड सरफेस की बात करूं तो 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच, वो राइट है. फाइनली हर्ष, हम सही ट्रैक पे पहुंचने लग गए. इट इज 2 पाई आर एच. नेक्स्ट, इसके अलावा आपको किसका और का मालूम, कौन का मालूम होगा. और ये सारी फिगर्स जो है, जो जितनी भी मैं बात कर रही हूँ, ये सारी क्लोज्ड सरफेसेस हैं. क्लोज्ड होती है, राइट. सो गॉसियन सरफेस क्लोज्ड भी है. दूसरा, एरिया भी हमें इन लोगों का मालूम है. तो ये सारे सरफेसेस मुझे चूज करने में फायदा है. थर्ड, गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक टू द सोर्स ऑफ चार्ज. मतलब सरफेस को ऐसे प्लेस करो सच दैट आपका चार्ज उसके सेंटर पे हो. लेफ्ट में भी उतना गॉसियन सरफेस आ रहा हो जितना उसके राइट में आ रहा है. ऊपर भी और नीचे भी. अगर आप ऐसे सिमेट्री देख रहे हो लेफ्ट राइट में, तो लेफ्ट राइट में सेट करो. ऊपर नीचे सेट कर रहे हो तो ऊपर नीचे सेट करो, राइट. बट इट शुड बी दी सिमेट्रिक टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. हर्ष 2 मिनट. गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें ये भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि गॉसियन सरफेस हम ऐसे रेडियस, ऐसे अप्रोप्रिएट साइड का चूज करें कि सच दैट वो पॉइंट उसमें कवर हो रहा हो जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो. वो पॉइंट कवर हो रहा हो. ठीक है. यस हर्ष, वो है. मैम, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो मतलब गॉसियन सरफेस में कहाँ पे हो, वो इंडिपेंडेंट, अरे हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन नहीं होता. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना, हाँ होता है. हाँ, तो आपने बोला ना कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब सोर्स तो चार्ज. फ्लक्स सिमेट्रिक थोड़ी ना होएगा. नहीं, मतलब आपने बोला ना कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक टू द मतलब सोर्स चार्ज. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हमारे कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए. बाकी ये भी राइट है, वो हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए. ठीक है, ये भी राइट है. कहीं पे भी चार्जेस प्लेस्ड हो सकते हैं. दैट्स नॉट अ बिग डील unless and until the charges are inside the Gaussian surface, right? But for our ease, हम जो applications में Gaussian surface choose करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज का सोर्स उसके सेंटर पे होना चाहिए, राइट. डन. कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? नेक्स्ट, ये फिगर जो है आपको, फिगर नंबर 51, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. ये फिगर आप देख लीजिए. इसमें क्या दे रखा है, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके नीचे अनचार्ज्ड प्लेट रखी गई थी. ये नेगेटिव साइन बाद में आए हैं, पहले अनचार्ज्ड प्लेट थी. ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से आए हैं? What is the reason behind having negative charges on the plate? If it was an uncharged conductor, ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया है? क्योंकि फील्ड लाइंस आ रही है उसके साइड से. So नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस की वजह से नहीं आता है, इक्विलिब्रियम के लिए. पोलराइजेशन की वजह से. वेरी गुड. पोलराइजेशन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नियर फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसीलिए फील्ड लाइन का डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ जा रहा है और रेडियली आउटवर्ड से, राइट. इसके अलावा ये तीन फिगर के रीजन आप मत पूछिएगा अभी. फर्स्ट 2 के रीजन हम सेकेंड चैप्टर में सीखते हैं, और थर्ड वाले का रीजन मैं आपको अभी बता सकती हूँ. फर्स्ट तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. इसीलिए चार्ज जो है वो सरफेस पे रिसाइड करता है, अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सेकेंड, कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी हो या ना हो, कंडक्टर है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहने वाला. लेकिन व्हाट इफ ये कैविटी में लाके मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं और इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ऐसा कंसिडर करूं रैंडमली,
तो अगर मैं ये सरफेस कंसिडर करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज के इंडक्शन की वजह से इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। इनर सरफेस पे नेगेटिव, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव, इंडक्शन की वजह से, राइट। तो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल, मैं बोलूंगी -q। चार्ज प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल वुड बी -q। What is the charge present on the outer surface of the shell? It would be QC plus Q. QC plus Q. ये आपको JEE में बहुत यूज होता है, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। JEE में क्योंकि बहुत सारे चार्जेस, JEE या कॉम्पिटिटिव कोई भी सेक्शन बोल दूं, ऐसे दे रखे होंगे शेल के अंदर शेल, शेल के अंदर शेल, शेल के अंदर शेल, और उसमें एक बीच में ले जाके चार्ज रख देंगे। आप बोलेंगे बोलो क्या चार्ज प्रेजेंट होगा या क्या पोटेंशियल आएगा, तो पोटेंशियल भी इसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि चार्ज कितना प्रेजेंट है, राइट। कोई कंफ्यूजन इस बात में नहीं? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद वी विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। वी विल डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मैं मीनवाइल हेडिंग लिखती हूँ, आप लोग 2 मिनट का ब्रीदर ले लीजिए। चलो, लेट मी स्टार्ट विद द डेरिवेशन। मैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसिडर कर रही हूँ जिस पे वी आर अज्यूमिंग अ चार्ज पॉजिटिव टू बी प्रेजेंट। ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इन्फिनिटी जितना दिखाने के लिए मैंने ऊपर 3 डॉट और नीचे 3 डॉट ड्रॉ कर दिए हैं, और इस वायर पे जो चार्ज रखा गया है वो पॉजिटिव है। अगर इनफाइनाइट चार्जेस है और वायर पे हैं तो मैं चार्जेस एक साथ तो कैलकुलेट नहीं कर सकती। व्हाट इज द अदर वे टू कैलकुलेट चार्ज? गॉस थ्योरम। नहीं, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। फोर्स बाय E, फोर्स बाय F by E। नो, दैट्स रॉन्ग। अब भी सिखाया आज की क्लास में, याद करो। 2 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिस्क्रीट और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में एक कैटेगरी है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना हो तो वी नीड टू कंसिडर चार्ज पर यूनिट लेंथ। दैट चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लैम्बडा। linear charge density denoted by lambda. Linear charge density denoted by lambda. तो हमारा कंसिडरेशन देखो कैसे बनेगा। We are forming the consideration now. Please listen it carefully. आधी चीजें हेडिंग में से हो जाएगी। We consider an infinitely long uniformly charged wire having linear charge density lambda. We consider an infinitely long uniformly charged wire having linear charge density lambda. Lambda is equal to Q by L. We need to find electric field at point P. We need to find electric field at point P, which is at r distance from the wire. We need to find electric field at point P, which is at r distance from the wire. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए आई नीड टू अप्लाई गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आई वुड नीड अ गॉसियन सरफेस। So let us assume a cylindrical Gaussian surface. Let us assume a cylindrical Gaussian surface of radius r and length L. Of radius r and length L. Let us assume a cylindrical Gaussian surface of radius r and length L. देख लीजिए हमारे चारों के चारों रूल्स
जो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। हमारे 4 रूल थे। गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज, क्या क्लोज्ड है? हाँ है। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसका एरिया मुझे मालूम हो। सिलेंडर का एरिया मालूम होता है आप लोगों को? यस। गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट where we need to find electric field. तो it is passing through P point. मैंने रेडियस ही R लिया है, तो it is passing through point P. And finally, Gaussian surface must be symmetric to the source of electric charge. R इधर है, R distance इधर है, it is also symmetric. So it is obeying all the 4 rules to choose Gaussian surface. अब Gaussian surface भी हमने choose कर लिया। Gaussian surface choose करने के बाद we need to apply Gauss's theorem. Gauss's theorem कहता क्या है? Mathematically ये मुझे बताएंगे कहान शाह। कहान, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है गॉसेस थ्योरम का? The surface integral of electric field, वही वाला ना? हाँ वही, लेकिन उसका मैथ्स ही बता दो, सिर्फ मुझे फॉर्मूला चाहिए उसके लिए। अच्छा, इंटीग्रल देन क्या था? E dot ds इज इक्वल टू 1 by epsilon naught into enclosed net charge in an Q enclosed space. enclosed divided by epsilon naught. E dot ds का इंटीग्रल इज इक्वल टू Q enclosed divided by epsilon naught. ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक हमने कर दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिएगा। तो पहले तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करते हैं। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मैं बोलूंगी कि आप मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड होता है? रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स। तो ऐसे बाहर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ऐसे बाहर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। दिस इज ई वेक्टर। नेक्स्ट, इसके बाद एरिया वेक्टर। आज की क्लास में मैंने सिखाया एरिया वेक्टर एक्ट्स perpendicular to the surface normally outwards. ये n cap, this is also n cap, this is also n cap का डायरेक्शन, this is also n cap का डायरेक्शन। ये मैंने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हर जगह पे डिनोट कर दिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds है, ये कुछ मुझे इस तरीके से दिखने लग जाएगा। E डॉट ds फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया डिफरेंट एंड E डॉट ds फॉर सर्कुलर एंड्स डिफरेंट। क्यों? क्योंकि दोनों, इधर मैं देख रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो अलग अलग बन रहे हैं दोनों केस के लिए। सामने मुझे लिखना है चार्ज एनक्लोज्ड। मैंने लेंथ L नहीं दिखाई डायग्राम में, मैं लेंथ L दिखा देती हूँ। दिस इज लेंथ L। ऑलराइट, सो 1 यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में चार्ज था लैम्डा। पर यूनिट लेंथ में चार्ज था लैम्डा। भव्यदीप, अगर 1 यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है तो 2 यूनिट लेंथ में कितना होगा? लैम्डा into 2 2 into लैम्डा। 3 यूनिट लेंथ में 3 into lambda 4 यूनिट लेंथ 4 into lambda L यूनिट लेंथ L into lambda L into लैम्डा। सो ये बन जाएगा L into लैम्डा, लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट, नेक्स्ट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हम किसको बोलते हैं? मैं इमेजिन करवा देती हूँ आपको कि ये सिलेंडर है, ये वाला जो एरिया होता है इसका, इसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ऊपर वाले को फ्लैट एंड, नीचे वाले को फ्लैट एंड्स। ये फ्लैट एंड्स भी बोले जाते हैं, सर्कुलर एंड्स भी बोले जाते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये साइड वाला पूरा जो गोल घूम के मिलेगा, और ये फ्लैट एंड, ये फ्लैट एंड। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री। सो E डॉट ds could be written as E ds cos 0. E dot ds would be written as E ds cos 0 प्लस यहाँ पे सर्कुलर एंड्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 90 डिग्री। 90 डिग्री।
सो ये बन जाएगा E ds cos 90. What is cos 90 equal to? 1. 1 नहीं सॉरी 0 0 अरे यार ऐसा नहीं करो यार. मैम 0 0 ही है Cos 90 is 0. So this comes out to be 0. सेकेंड टर्म इनका 0 हो जाएगा. cos 0 is 1. 1. तो यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर चली जाएगी क्योंकि कांस्टेंट होगी. और ds इज छोटा सा एरिया फॉर द कर्व्ड सरफेस. अगर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 pi RH. 2 pi RH. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2 pi RL. चलेगा? h की जगह l लिख दूं तो, क्योंकि Yes. लेंथ l है. yes is ma'am, equal चलेगा। to lambda L divided by epsilon naught is equal to lambda L divided by epsilon naught. L थी L कपाई गई हूँ. E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into R is equal to 2 pi epsilon naught into R. थोड़ा और चेंज कर रही हूँ इसमें. ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई. तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 1/4 pi epsilon naught 2 lambda divided by R. What is 1/4 pi epsilon naught known as? KC. KC E would be equal to 2 kc lambda by R, which implies E is proportional to 1 by R. तो हमारा पहला चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा था पॉइंट चार्ज. दूसरा सीखा हमने डाइपोल. तीसरा सीखा हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर. और इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इस वीक का टेस्ट क्या है? 4.5 full and 1.5 क्या बोल रहा हूँ यार 1.4 full और 1.5 की थ्योरी. 1.5 थियरी है ना, फिर ठीक है, फिर ज्यादा टेंशन नहीं है. मेरे को लगा नहीं तो उदय के लिए अगर मैं डाउट स्लेट कर दूंगी तो चलेगा कैसे? संडे को डाउट लूंगी तो कैसे होएगा? न्यूमेरिकल का ही डाउट है ना, थियरी में तो डाउट नहीं है उदय. मैम एप्लीकेशन बेस्ड है. एप्लीकेशन बेस्ड का जो डाउट है वो उदय पूछ लेना अभी. उदय आपका 1.5 का क्या डाउट था एप्लीकेशन बेस्ड का, वो बता दो. मैम पहले 2 क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ. पहले 2 क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ. वेट लेट मी गो, होमवर्क शीट पे आने दो मुझे. Comment on the direction of net force on dipole in following cases when dipole moment is aligned with increasing electric field. Dipole moment is not aligned with increasing electric field. अरे उदय हमने क्लास में नहीं किया था टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मैम पर पता ही नहीं चल रहा था कैसे लिखूं इसको. जैसे मैंने लिखवाया था सेम उसी तरीके से आपको लिखना है. और मुझे वो पेजेस नहीं मिल रहे वरना मैं तुम्हें दिखाई देती तुम्हारे सामने. नो आई एम नॉट गेटिंग देम. वर मिल जाएंगे. ये रहा. दिस इज इट. सो ये इसी तरीके से लिखने का उधर तुम्हें सेम. Dipole moment is in the direction with increasing electric field. Dipole moment is in the direction of decreasing electric field. This would be your answer. ठीक है. Next. मैम 1 मिनट. हाँ जल्दी. Fourth question. 2 charges of magnitude -3q and +2q are located at points A, 0 and 4A, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 5a? आज जो हमने किया ना क्लास में उसी के बेसिस पे देखो. अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक चार्ज है जिसका वैल्यू है -3q और ये है A, 0 पे. दूसरा चार्ज है +2q जो है 4a, 0 पे. और मैं एक स्फीयर ड्रॉ करती हूँ जिसका रेडियस है 5a. मतलब इन दोनों चार्जेस को एनक्लोज करता हुआ. तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स वुड बी इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड. व्हाट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड? -q. It would be equal to -q divided by epsilon naught.
गॉसेस लॉ। ओके मैम, समझ गया। डन। हाँ चलो तो हो गए ये सारे डाउट्स मैम, तो अब रीसबमिट कर दूं ना? हाँ रीसबमिट कर देना होमवर्क हाँ अगर पूरा कंप्लीट है तो। हाँ। ठीक है, संडे को 11 बजे अपने लोग मिलेंगे। Just 2 derivations of this chapter are left. Sunday we will complete this chapter. We will start with chapter 2 as well.